नमस्कार। बांग्लादेश में उसके पॉलिटिकल लीडर्स की किलिंग्स के बाद वहां पर उत्पात चरम पे है और उसमें एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या इसके पीछे भारत का हाथ है। पर इसके साथ एक प्रश्न और पूछा जाना चाहिए कि भारत ऐसा करेगा क्यों, भारत को इससे क्या मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर अननोन गनमैन जैसे शब्दों से भारत पर शक पैदा किया जा रहा है, पर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आरोप नहीं बल्कि लाभ और नुकसान देखे जाते हैं। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और रणनीतिक तरीके से समझेंगे कि यह भारत के लिए क्यों फायदेमंद नहीं है। और फिर प्रश्न उठेगा कि ये जो कायोटिक सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर, यह सच में किसके लिए फायदेमंद है, इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब देखिए यहां पर कौन कौन स्टेक होल्डर है। भारत यहां एक स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान और अमेरिका, ये तीन फॉरेन शक्तियां वहां इन्वॉल्व हैं। शक्तियां और भी हैं लेकिन हम अभी इस किलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वहां मोहम्मद यूनुस खुद है, और एक अलग से जो स्टेक होल्डर है वो है आवामी लीग, जो शेख हसीना वाली पार्टी है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि किसको क्या फायदा या नुकसान है, जिससे वो कड़ियां जब आपस में जुड़ेंगी तो पता लगेगा कि इस किलिंग के पीछे, वो जो कायोटिक सिचुएशन है उसके पीछे किसका हाथ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत पर शक पैदा क्यों हुआ या कैसे किया गया। जैसे ही उस्मान हादी की किलिंग हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज चलने लगी। किस तरीके की न्यूज चलने लगी? वो जो किलर है उसको अननोन गनमैन के रूप में प्रेजेंट किया गया। अब ये जो अननोन गनमैन शब्द है इसको भारत के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वहां से ही ये शक चालू किया गया या पैदा किया गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन भारत का हाथ क्यों नहीं है, अब मैं इसकी बात करने वाला हूं। देखिए ये जो हेटिंग स्टाइल है, खासकर जो दूसरा वाला नेता है, ये वाला है ना, जिसका नाम है मोतलिब सिकदर, इसकी मृत्यु, इसकी किलिंग हुई है देसी कट्टे से, है ना। अब कोई भी देश जो प्रोफेशनल हिटिंग करेगा वो देसी कट्टे का उपयोग नहीं करने वाला। तो बताया जो जा रहा है कि ये किसी लोकल कन्फ्लिक्ट में मारा गया है, शायद किसी लड़कीबाजी वाले केस में मारा गया है। तो इसकी मौत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है ना। इसकी मौत को शहीद का दर्जा दिए जाने की कोशिश हो रही है। तो इस किलिंग को तो मैं अलग कर देता हूं। हम बात करेंगे उस्मान हादी की, और क्यों भारत का हाथ इसकी मौत के पीछे नहीं लगता, मैं ये बात करने वाला हूं। देखिए भारत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भारत का डेमोक्रेटिक स्टाइल इस तरीके की किलिंग को अलाउ नहीं करता, या हम ये कह सकते हैं कि भारत इन चीजों में विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए उस्मान हादी का हाथ ऐसी किसी बड़ी घटना में नहीं पाया गया है जो भारत के विरुद्ध हो, भारत के विरुद्ध टेररिज्म या कोई इस तरीके की एक्टिविटी। अब जहां तक बात केवल बयानबाजी की है, तो भारत में खुद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के विरुद्ध बयान देते रहते हैं। तो किस किस को मारा जाएगा अगर इस तरीके की नीति अपनाई जाए कि भाई इसने भारत के विरुद्ध बयान दिया है तो उसकी किलिंग कर दी जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ना केवल बाहर बल्कि भारत के खुद के अंदर। तो इस तरीके की पॉलिसी भारत नहीं अपनाता या नहीं अपना सकता। तो यह बात बिल्कुल खारिज हो जाती है कि इसमें भारत का हाथ है। एक चीज और, अगर इस किलिंग के पीछे भारत का हाथ है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी भारत को होने वाला है। देखिए यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जब इस तरीके का उन्मादी नेता, जिसके फॉलोअर्स इतने उन्मादी हैं, उसकी मृत्यु होगी तो उत्पात होगा, सिचुएशन कायोटिक होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो वहां की जो सरकार है उसे बहाना मिलेगा कि भाई अब जो पास में ही होने वाले जो इलेक्शन है वो नहीं किए जा सकते, तो स्कोप बढ़ेगा कि वो उनको पोस्टपोन कर पाए। और भारत, ये जो करंट सरकार है बांग्लादेश में, कभी नहीं चाहेगा, सरकार क्या वहां का एक जो पॉलिटिकल सेटअप है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये कंटिन्यू करे, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध बहुत खतरनाक काम कर रहा है ना। अमेरिका के साथ मिलकर भारत का विरोध कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है फिलहाल भारत नहीं चाहेगा कि ये काम करता रहे। तो भारत क्या चाहेगा कि इलेक्शन हो, दूसरी सरकार आए, अकाउंटेबल सरकार आए, जिसके साथ भारत, बेशक शेख हसीना ना हो, लेकिन कोई दूसरी सरकार जो अकाउंटेबल है उसके साथ भारत कुछ काम कर सके, डील कर सके, बात कर सके। तो भारत के अगेंस्ट जाता है अगर इस तरीके की किलिंग होती है, तो भारत का उसमें हाथ नजर नहीं आता। अब देखिए अगर हम किलिंग की बात करें तो एक इसमें पॉसिबिलिटी लोकल कन्फ्लिक्ट का भी है। पिछले 1-1.5 साल में जो कायोटिक सिचुएशन हुई है, जिस तरीके से दंगे हुए हैं, जिस तरीके से अपोजिशन के लोगों को मारा गया है, हिंदुओं को तो मैं अलग रख रहा हूं, है ना, आवामी लीग के ही लोगों को जिस तरीके से मारा गया है, और पुलिस जिस तरीके से निष्क्रिय है,
तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो विक्टिम्स हैं उनको ये लगे कि भाई अब हमें खुद ही फैसला करना पड़ेगा, अपना बदला खुद लेना पड़ेगा। तो वो जो किलर है उसको आवामी लीग का ही बताया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो संलिप्त हो। लेकिन एक प्रश्न ये है कि अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। अगर हम वहां के सिस्टम की बात करें बांग्लादेश की, तो एक तरफ मोहम्मद यूनुस के पास इतनी शक्ति है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक पूरी जांच आयोग बैठा सकता है और 6 महीने के अंदर फैसला करवा के उन्हें फांसी दे सकता है। तो उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत छोटा सा केस है, एक बहुत छोटा सा कोई क्रिमिनल है जिसे पकड़ा जा सकता है। अब देखो, अगर उसे पकड़ा ना जाए या उसे पकड़ लिया जाए तो वो सिचुएशन वहां पे कूल हो जाएगी, है ना, जस्टिस मिल जाएगा उस बंदे को जिसकी किलिंग हुई है एक तरीके से, है ना। तो वो जो सरकार है वो नहीं चाहेगी कि उसे पकड़ा जाए, तो उस प्रोसेस को स्लो कर दिया जाएगा जिससे कि वो जो कायोटिक सिचुएशन है वो बनी रहे। मैं अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो चाहेगा कि कायोटिक सिचुएशन बनी रहे। देखिए, ये जो सिचुएशन है इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो मोहम्मद यूनुस खुद है। मोहम्मद यूनुस खुद कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, कोई क्राउड पुलर तो है नहीं, मास पुलर तो है नहीं, वो लोगों का नेता तो है नहीं, और वो इस इलेक्शन में खड़ा नहीं है। तो जो नई सरकार आएगी वो सबसे पहले उसको अलग बैठा देगी, यानी कि जिस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है इस समय वो एक तरफ हो जाएगा बिल्कुल। तो वो नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो और उसे हटा दिया जाए, तो वो इलेक्शन को डिले करना चाहेगा। अब इलेक्शन डिले करने का क्या तरीका हो सकता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर दी जाए, सिचुएशन बिल्कुल कायोटिक कर दी जाए, जिससे कि उसके पास ये कहने के लिए स्कोप बढ़े कि भाई अभी वो समय नहीं है, टाइम पीसफुल नहीं है कि इलेक्शन कराए जा सके, तो हम इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करते हैं, तो ये स्कोप बढ़ेगा। अब देखो, अभी तक उसने इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए, अब वो अगर बोलेगा भी तो लोगों को शक पैदा होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन खुद ये कह देगा कुछ दिन बाद कि भाई वो सिचुएशन अनुकूल नहीं है इलेक्शन के लिए। तो अभी कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में इलेक्शन से पहले क्या होने वाला है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो मोहम्मद यूनुस खुद नजर आता है। अब देखो, अगर हम भारत से तुलना करें तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इस तरीके की सिचुएशन का। किस तरीके से? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत फ्रेंडली है पाकिस्तान के साथ, और वो भी भारत के विरोध में। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के इर्द गिर्द घूमती है ना। इस सिचुएशन में ये व्यक्ति कोई अकाउंटेबल नहीं है किसी के लिए। तो जब तक ये है तब तक पाकिस्तान का फायदा है। कोई नई सरकार आएगी, अगर वो भी अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करती है तो भी वो खुलेआम सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो पाकिस्तान चाहेगा कि पोस्टपोन हो इलेक्शंस और ये व्यक्ति सत्ता में बैठा रहे। एक बात और, सिचुएशन जितनी खराब होगी, उत्पाद जितने ज्यादा होंगे, दंगे जितने ज्यादा होंगे, पाकिस्तान जैसे देश के लिए उतना आसान होगा उसमें कट्टरवादी, उसमें टेररिस्ट लोगों को घुसा देना सिस्टम के अंदर, जो कि भारत को दूसरे बॉर्डर से तंग कर सके। तो एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से बांग्लादेश एक कट्टरपंथी। तो ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के हित में है। तो जो इलेक्शन का डिले है या कायोटिक सिचुएशन, ये पाकिस्तान के फायदे में है। तो पाकिस्तान का इसमें हाथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। पाकिस्तान के अलावा देखिए, और जो अमेरिका जो इसमें स्टेक होल्डर है उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी घूमती है चाइना के विरुद्ध, है ना। चाइना को काउंटर करने के लिए उसे यहां पर कोई परमानेंट जगह चाहिए, चाहे तो वो आइलैंड हो, सेंट मार्टिन आइलैंड, या फिर कोई क्रिश्चियन स्टेट जिसकी अमेरिका सोच रहा है। तो अमेरिका चाहेगा कि यूनुस सत्ता में बैठा रहे, अमेरिका के लिए काम करता रहे, वो सिचुएशन बनाने की कोशिश करे जो अमेरिका चाहता है। तो इस तरीके की जो कायोटिक सिचुएशन है, अमेरिका चाहेगा कि वो बांग्लादेश में बनी रहे और मोहम्मद यूनुस वहां पर बैठा रहे, इलेक्शन डिले होते रहे। तो भारत की तुलना में पाकिस्तान और अमेरिका यहां बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत को नुकसान ही नुकसान है। सिचुएशन कायोटिक होगी तो टेररिज्म का खतरा बढ़ेगा, जो रिफ्यूजीज हैं भारत के अंदर वो बढ़ेंगे बांग्लादेश से आने वाले। तो भारत के लिए ये सिचुएशन किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो एनसीपी लीडर है उस्मान हादी, उसी को क्यों टारगेट किया गया, किसी और पार्टी के लीडर को टारगेट क्यों नहीं किया गया। देखिए, इस किलिंग के दो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़े दिखाई देते हैं। एक तो इलेक्शन डिले हो सके, है ना, और दूसरा भारत के विरुद्ध नैरेटिव बन सके। अब इलेक्शन डिले कैसे होगा? जब सिचुएशन खराब होगी।
अब ये जो नेता है ये बहुत उन्मादी टाइप का नेता रहा है ना, इसके फॉलोवर्स भी उसी टाइप के उन्मादी लोग हैं। तो अगर इसकी मृत्यु होगी, खासकर अगर इसकी किलिंग होगी, सरेआम किलिंग होगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि उसके फॉलोवर्स कायोटिक सिचुएशन पैदा कर दें, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दें। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इसने भारत के विरुद्ध पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा बयान दिए, है ना। तो अगर इसकी किलिंग होती है तो सीधा शक भारत पर पैदा किया जा सकता है, तो इससे दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं। अब लेकिन इसमें एक बात और है, देखिए ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका अस्तित्व नया है, इसका कैडर बहुत बड़ा नहीं है या बहुत शक्तिशाली नहीं है, इसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, इसकी सिक्योरिटी बहुत कम थी, तो इसको टारगेट करना आसान था कंपैरेटिवली। अगर यहीं पे किसी मुस्लिम लीग के नेता को टारगेट किया जाता, टारगेट तो उसे भी किया जा सकता था, लेकिन उसमें भारत के विरुद्ध नैरेटिव नहीं बन पाता। यहां पे ये तीनों चीजें हो पा रही हैं कि उसे आसानी से मारा भी जा सका, प्लस भारत के विरुद्ध नैरेटिव बनाया जा सका, प्लस इलेक्शन डिले करने का स्कोप यहां पे बढ़ गया। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो सके, आप सोच सकें, ना केवल थ्योरेटिकली बल्कि लॉजिकली कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।